हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं द सीक्रेट रूइंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये इसका एपिसोड 8 है। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो टेंशन मत लीजिए, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी नोवेल एक्सप्लेनर पर मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड को। एक छोटे से रिकैप के साथ लास्ट एपिसोड में चू फेंग अपने यार्ड में सीड्स उगाने की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि इन्हें नॉर्मल फर्टिलाइजर नहीं, कुछ स्पेशल चाहिए। उसकी नज़र येलो ऑक्स पर गई और उसने फर्टिलाइजर की डिमांड कर दी। बस ये सुनते ही येलो ऑक्स भड़क गया। उसने चू फेंग को उठाकर पटक दिया। चू फेंग ने समझाने की कोशिश की कि ये होली सीड्स हैं, लेकिन फिर खुद ही एक सीरियस प्रॉब्लम रियलाइज हुई। अगर इन सीड्स से कोई फेरी निकल आई और उसे पता चला कि मैंने उसे गाय के गोबर से उगाया है, तो वो मुझे मार डालेगी। ये सुनकर येलो ऑक्स और भी गुस्से में आ गया। खैर, चू फेंग ने सीड्स को 3 अलग अलग जगह दबा दिया। तभी आसमान में एक मिसाइल दिखी जिसने उसे डरा दिया। येलो ऑक्स भी डेंजर सेंस करके टेंशन में आ गया। चू फेंग ने रिपोर्ट्स चेक की तो पता चला ये ग्लोबल घटना थी। इसी बीच जो क्वान का कॉल आया। वो मिसाइल देखकर बहुत एक्साइटेड था। चू फेंग ने फ्रूट खाने के बाद का हाल पूछा तो जो क्वान पहले टालता रहा, फिर चिल्लाया कि उसके सिर पर एक ऑक्स हॉर्न उगाया है। वो फोन पर ही डीमन ऑक्स को गालियां देने लगा, जिसे सुनकर येलो ऑक्स को बड़ा मजा आया। दुनिया में हो रही अजीब चीजों से डरकर चू फेंग खुद को आम करने का सोचता है। वो ग्रैंडपा जाओ के पास जाकर कुछ क्रॉसबो और एरोज का ऑर्डर देता है। लेकिन जब वो घर वापस आया तो असली शॉक लगा। उसने देखा कि येलो ऑक्स मजे से उसका कम्युनिकेटर यूज कर रहा था। सिर्फ यूज ही नहीं, वो बकायदा कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर लिन नाओई जैसे लोगों को कॉल मिला रहा था। ये देखकर चू फेंग के होश उड़ गए। अब आगे। येलो ऑक्स जोर से चिल्लाया। उसका मूवमेंट बहुत तेज था, किसी नॉर्मल काऊ जैसा नहीं। वो चू फेंग के गुस्से वाले अटैक से आसानी से बच गया। शैतान ऑक्स, तुम क्या कर रहे हो पता है? चू फेंग ने गुस्से में बोला और फिर से बहुत गुस्से वाले फेस के साथ उस पर अटैक किया। लेकिन इस बार उसका टारगेट कम्युनिकेटर था। उसे जानना था कि येलो ऑक्स किसको कॉल कर रहा था, ताकि बाद में वो उनको इन अजीब कॉल्स के लिए असली बात बता सके। नहीं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। वो फोन उठाते थे और उनको बस मुंह 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 सुनाई देता था। ये सोचकर चू फेंग को शर्म से बहुत गुस्सा आया। वो पागल होने वाला था। अगर वो उनको कुछ बताने की कोशिश करता तो वो क्या बोलता और कौन उसकी बात मानता? ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। क्या वो बोलता कि एक गोल्डन बछड़ा उसका कम्युनिकेटर यूज कर रहा था बात करने के लिए? ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह और बड़ा बना देता। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी येलो ऑक्स बात नहीं मान रहा था। वो बहुत तेजी से चू फेंग से बच रहा था। और तो और, वो आंगन में अपने 2 पैरों पर खड़ा था। वो कम्युनिकेटर को पकड़े हुए था और चू फेंग से बचने के लिए गोल गोल भाग रहा था। मुझे दो! चू फेंग चिल्लाया। येलो ऑक्स किसी आदमी से भी तेज था। वो एक गोल्डन बंदर की तरह उछल कूद रहा था। वो एक पत्थर के टेबल के पास चू फेंग के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। वो अभी भी कम्युनिकेटर को पकड़े हुए था और कभी कभी उसमें मुंह बोल देता था। चू फेंग का फेस गुस्से से भर गया। क्या ये बेवकूफ ऑक्स अभी भी किसी को कॉल कर रहा है? शैतान ऑक्स, मैं तुम्हें मार डालूंगा! वो जोर से चिल्लाया। उसे इतना गुस्सा आया कि वो गिरने वाला था। येलो ऑक्स को चू फेंग की गुस्से वाली बातों की कोई फिक्र नहीं थी। उसका फेस देखकर लग रहा था कि वो उस पर हंस रहा था। गलती की और अब अकड़ दिखा रहे हो? मजाक कर रहे हो? चू फेंग उसे पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो आंगन में सब चीजें उस पर फेंकने लगा, उसे रोकने के लिए। उसके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। येलो ऑक्स जितनी देर कम्युनिकेटर पकड़े रहता, उसे उतनी ज्यादा शर्म आ रही थी। आखिर में येलो ऑक्स रुक गया और कम्युनिकेटर को पत्थर के टेबल पर रख दिया। चू फेंग का फेस गुस्से और दुख से भरा था। वो रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। साफ था कि येलो ऑक्स को कम्युनिकेटर बहुत पसंद था। रखने के बाद भी वो उसे अपने अगले पैरों से टच कर रहा था। चू फेंग ने उसे गुस्से से देखा और थक कर टेबल के पास बैठ गया। उसने कम्युनिकेटर को देखा, फिर येलो ऑक्स को। वो क्या सफाई देगा? वो येलो ऑक्स की बेवकूफ़ी के लिए सॉरी कैसे बोलेगा? वो बहुत परेशान था। उसने एक लंबी सांस ली और कम्युनिकेटर उठाया। सच बताने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए चू फेंग को हिम्मत जुटाकर येलो ऑक्स के बारे में बताना पड़ा। याद रखना, थोड़ी देर में मैं तुम्हें मेरी बात सच साबित करने को बोलूंगा। तब तुम्हें बस मुंह बोलना है जब मैं बोलूं, समझे? चू फेंग ने उसे बार बार बोला। येलो ऑक्स ने सिर हिलाया, जैसे वो मान गया हो, लेकिन उसका फेस गिल्टी था।
चूफेंग शॉक हो गया जब उसने कम्युनिकेटर पर कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी। सारे कॉन्टैक्ट कहाँ गए, वो वहां क्यों नहीं थे? चूफेंग कुछ बोल नहीं पाया। चूफेंग को अचानक याद आया कि लास्ट में येलो ऑक्स कम्युनिकेटर को टच कर रहा था। क्या उसने तब सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए? येलो ऑक्स बेवकूफ, देखो तुमने क्या किया! चूफेंग चिल्लाया। थोड़ी देर पहले वो सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूं, और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। तुमने किसको कॉल किया? चूफेंग ने येलो ऑक्स से जोर से पूछा। उसने लिन नाओई का नाम देखा था और वो उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन और किसको कॉल किया? येलो ऑक्स ने अपना सिर हिलाया और ऐसे स्माइल किया जैसे उसे कुछ नहीं पता। मतलब येलो ऑक्स को भी नहीं पता था कि उसने किसको कॉल किया था। तुम मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे गए? चूफेंग बहुत गुस्सा था। तभी कम्युनिकेटर अचानक बजने लगा। जैसे ही चूफेंग ने कॉल उठाया, जो क्वान की जोर की आवाज सुनाई दी। शैतान ऑक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? मैं हूं, चूफेंग ने जवाब दिया। शुक्र है कम्युनिकेटर आखिर में तुम्हारे पास आया। वो बेवकूफ काऊ मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी और वो बस मुंह मुंह बोल रही थी। चूफेंग को बहुत बुरा लगा। वो सोच सकता था कि इस बेवकूफ काऊ ने उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बाकी लोगों के साथ क्या किया होगा और किस किस को ये बेकार के कॉल्स सहने पड़े होंगे। चूफेंग को जो क्वान की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद जानता था कि ये गोल्डन बछड़ा कितना परेशान करता है। वो बिना ज्यादा बताए आसानी से समझ जाता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद चूफेंग ने आखिर में लिन नाओई को कॉल करने का फैसला किया। कॉल उठ गया, लेकिन उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चल रहा था और चूफेंग चुप रहा। वो जल्दी से सीरियस बात शुरू नहीं करना चाहता था। मैं एक बोरिंग आदमी नहीं हूँ, चूफेंग ने मन में सोचा। दूसरी तरफ म्यूजिक बंद हो गया, लेकिन लिन नाओई अभी भी चुप रही। दोनों चुप थे। वो हल्की सी एक दूसरे की सांस की आवाज सुन सकते थे। 1 मिनट से ज्यादा तक चुप्पी छाई रही। अचानक येलो ऑक्स सिर उठाकर पत्थर के टेबल के पास भाग कर आया। वो कम्युनिकेटर पर जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से कि चूफेंग के कान फटने वाले थे। चूफेंग साफ सुन सकता था कि कॉल के दूसरी तरफ कांच टूटने की आवाज आई। पक्का बछड़े की जोर की आवाज से लिन नाओई भी शॉक हो गई थी और फिर उसने फोन काट दिया। बहुत देर तक चूफेंग शॉक में वहीं खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो अचानक गुस्से में चिल्लाया, बेवकूफ ऑक्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। येलो ऑक्स ने एक सिंपल फेस बनाया, जैसे बोल रहा हो, तुमने ही तो कहा था कि मुंह बोलकर तुम्हारी हेल्प करूं। चूफेंग एक बार फिर से बछड़े के पीछे भागने लगा। आंगन एक लड़ाई का मैदान बन गया, जहां आदमी चिल्ला रहा था और ऑक्स शोर कर रहा था। आखिर में चूफेंग बहुत थक गया। वो सीधा अपने रूम में बेड पर चला गया। इस टाइम उसे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के लोगों की कोई चिंता नहीं थी। वो बस आज की सारी प्रॉब्लम से एक ब्रेक लेना चाहता था। जब वो उठा तब तक दिन खत्म होकर रात हो गई थी। चूफेंग ने अपने लिए एक बहुत अच्छा डिनर बनाया। ये उसकी अच्छी आदत थी। दिन की सारी परेशानी भूलने के लिए उसे बस एक अच्छा खाना चाहिए था। पहले वो उस परेशान करने वाले बछड़े को मारना चाहता था, लेकिन अब उसका गुस्सा कम हो गया था। आखिर में उसने येलो ऑक्स को माफ कर दिया और उसे ताजी घास और फ्रूट्स भी खिलाए। रात में चूफेंग दुनिया भर में हो रहे बदलाव के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। अचानक उसके कम्युनिकेटर और टेलीविजन दोनों का सिग्नल कम ज्यादा होने लगा। साफ था कि कोई प्रॉब्लम थी। उसने सोचा कि शायद स्पेस में एक और सैटेलाइट किसी स्पेस प्लांट के अटैक से गिर गया है। आखिर में प्रॉब्लम खत्म हुई और सिग्नल वापस आ गया। इंटरनेट पर बहुत बातें होने लगीं। कुछ न्यूज आई थी कि हवा में उड़ने वाले लगभग सारे खराब प्लांट्स खत्म कर दिए गए थे। वो थोड़ा परेशान था। उसे लगता था कि ये अंत नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहें पूरी तरह बदल रही थीं। किसी ने एक साफ फोटो डाला था जिसमें उसके घर के बाहर हजारों नए बड़े पहाड़ दिख रहे थे। ताइहांग पहाड़ों की तरह ये पहाड़ भी बहुत बड़े दिखते थे। उनकी ऊंचाई बादलों तक थी। वो किसी कहानी के सीन जैसे लगते थे। एक और रिपोर्ट थी कि एक आदमी को एक टाउन पहुंचने के लिए बहुत दूर चलना पड़ा, जो टाउन पहले पास में था। अभी अजीब चीजें सिर्फ सोंग माउंटेन या ताइहांग माउंटेन जैसी जगहों पर नहीं हो रही थीं। समझ न आने वाले सीन हर जगह दिख रहे थे। दुनिया भर में हजारों बहुत बड़े पहाड़ बन गए थे। बड़ी चट्टानों से बड़े झरने गिर रहे थे। ये सारे बदलाव जैसे एक ही बार में हो गए। ये सिर्फ कुछ खास जगहों तक नहीं थे। जाने माने पहाड़ों और नदियों में अजीब रोशनी थी। जंगली जानवर और बड़ी चिड़ियां इन एरिया में दिखने लगे थे, जिससे दुनिया बहुत खतरनाक जगह बन गई थी। जमीन का फटना, लाइट जाना, बात न हो पाना और बिल्डिंग का गिरना अब आम बात हो गई थी। ये कहीं भी कभी भी हो सकता था और दुनिया भर के लोगों की लाइफ के लिए एक बड़ा खतरा था। देर रात हो गई थी। चूफेंग अपने रूम में जमीन पर चुपचाप बैठा था। वो जानता था कि जो होना था वो अब हो गया था।
ये सबसे बड़े बदलाव का टाइम था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। येलो ऑक्स ने मुंह बोला। चूफेंग ने दरवाजा खोला। गोल्डन बछड़े ने उसे अपने पीछे आंगन में आने का इशारा किया। फिर येलो ऑक्स जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और सिर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसने अपनी खास सांस लेने की कसरत शुरू की और चूफेंग को भी कॉपी करने का इशारा किया। चूफेंग हैरान था कि येलो ऑक्स उसे सांस लेने का अपना तरीका अपनाने को बोल रहा था। वो शांत हुआ और उस अजीब तरीके से सांस लेने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी अच्छी एनर्जी से भर गई है। चांद की रोशनी बहुत अच्छी थी। पूरी रात वो साफ नहीं थी, लेकिन फिर वो चूफेंग के बालों पर तेज होने लगी, जैसे कोई अनदेखी पावर उस रोशनी को उसके पास खींच रही हो। आखिर में वो एक बहुत खास रोशनी बन गई। इसके अलावा आसमान के तारे भी अपनी रोशनी एक नदी की तरह चूफेंग की तरफ भेज रहे थे। हल्की मून लाइट और स्टार्स की एक रिवर चूफेंग के पास धीरे धीरे आ रही थी। दूर से ऐसा लगता था कि एक थिक फॉग की लेयर ने चूफेंग को स्टीम के सी में कवर कर लिया है। इससे चूफेंग को काफी अच्छा फील हुआ। जैसे ही उसने वो स्पेशल सांस का तरीका किया, एक अच्छी खुशबू की स्मेल उसके माउथ से निकली और उसकी नोज के पास रह गई। हिस्ट्री के बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे जो पुराने पुजारियों या बड़े साधुओं के हमेशा जिंदा रहने की अजीब चीज के बारे में बताते थे। उनकी बॉडी और उनका मीट खराब हवा को कई साल तक झेल सकती थी। वो देखने में डेढ़ लगते थे, पर उनकी बॉडी हजारों साल तक सेफ रहती थी और उनसे एक अच्छी खुशबू की स्मेल आती थी। कुछ लोगों ने कहा ये इसलिए था क्योंकि वो कई साल तक एक दवा बनाने के काम में लगे रहते थे, जिससे उनकी बॉडी हवा के खराब कीटाणुओं से सेफ हो जाती थी। ये उनकी बॉडी से निकलने वाली अच्छी खुशबू की स्मेल का रीजन भी हो सकता था। कुछ ज्ञानी लोग मानते थे कि हर किसी को खुशबू वाली स्मेल के साथ पैदा होना चाहिए, लेकिन दुनिया एक गंदी जगह थी और इसलिए बस कुछ लोग ही ये सच्ची आदमी वाली स्मेल दे सकते थे। अभी एक पतली स्मोक की लेयर उसके माउथ और नोज के पास थी। हवा एक हल्की अच्छी स्मेल से भर गई थी। वो अपने थूक में भी एक बहुत मीठा टेस्ट ले सकता था। ये सांस लेने का एक अजीब तरीका था जो कुछ खास रिदम को फॉलो करता था। चूफेंग अपनी बॉडी में हल्कापन फील कर सकता था। उसे वेटलेस फील हुआ, जैसे वो जमीन से ऊपर आसमान में उड़ने वाला हो। इस सांस के रिदम ने उसकी बॉडी की फीलिंग्स को अच्छा कर दिया था। उसे अपनी बॉडी खुशी और एनर्जी से भरी हुई लगी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि येलो ऑक्स ने अपनी आंखें खोली। उसने अपना एक अगला पैर आसमान की तरफ और दूसरा जमीन की तरफ किया। उसने कुछ मुंह की आवाज की और फिर सांस की कसरत बंद कर दी। चूफेंग ने भी कसरत रोक दी। हालांकि ये प्रोसेस ज्यादा देर नहीं चला। चूफेंग को लगा कि उसकी बॉडी एनर्जी से भर गई है। इस भरी हुई स्टेट का मतलब था कि कसरत को और करने का कोई फायदा नहीं होगा। अचानक चूफेंग ने अपने आसपास टूटने की आवाज सुनी। ये आंगन की दीवारों के टूटने की आवाज थी। जमीन धीरे से हिली। हालांकि झटका बहुत बड़ा नहीं था, कोई भी जमीन के इस झटके को आसानी से फील कर सकता था। उसने पूरे विलेज में शौक और डर के मारे रोने की आवाजें सुनी। अचानक सारी स्ट्रीट लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और हर घर की लाइट्स भी झपकीं और फिर बंद हो गईं। पावर सप्लाई कट हो गई थी। उसी टाइम चूफेंग ने देखा कि उसके कम्युनिकेटर का सिग्नल भी डिस्कनेक्ट होने से पहले बहुत वीक हो गया था। येलो ऑक्स ने आवाज की और उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठीं। उसने अपना सिर उठाया और ताइहांग माउंटेन्स की तरफ देखा। माउंटेन पर पर्पल लाइट्स के फूल और कुछ सिल्वर चमक थी। दूर से हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये एक और बड़े बदलाव की शुरुआत थी। हालांकि जगह दूर लग रही थी, वो अपनी बॉडी के चारों ओर एक भारी प्रेशर फील कर सकता था। देखो, और माउंटेन्स निकल रहे हैं। चूफेंग शॉक हो गया। उसने दूर ताइहांग माउंटेन्स में खाली जगह से और माउंटेन्स और हिल्स को निकलते देखा। कुछ तो लाखों जैंग ऊंचे थे और पहले दिखने वाले माउंटेन्स से भी ज्यादा बड़े लग रहे थे। क्या ये ताइहांग माउंटेन्स का असली रूप था? पूरे टाउन में खलबली मच गई। पूरे विलेज में लोगों के डर के मारे चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। जमीन भी सब तरफ फैल रही थी। कुछ स्ट्रीट्स टूट और अलग हो गई थीं। कुछ घरों में दरारें पड़ने लगीं और डरावनी चौड़ी दरारें घरों की दीवारों पर चढ़ने लगीं। अच्छी बात थी कि ये बदलाव बहुत तेज नहीं हो रहे थे। ये पक्का एक और बेचैन रात होने वाली थी। हर तरह की चीखें और आवाजें थीं, लेकिन सब में डर और खौफ था। एक बिल्डिंग गिर गई। बच्चे डर के मारे रो रहे थे। किंगयांग टाउन बस एक शाम में गड़बड़ में फंस गया था। ये किसी और भी बुरी और भी ज्यादा गड़बड़ वाली चीज का इशारा लग रहा था। ये ऐसी और भी खराब घटनाओं की शुरुआत थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। चूफेंग भागकर विलेज गया। वो उन लोगों को बचाना चाहता था जो गिरे हुए घरों के मलबे के नीचे दब गए थे। उसे आराम मिला कि ज्यादा लोग मरे नहीं थे,
बहुत सारे लोग पहले ही घरों के टूटने से पहले उन्हें छोड़कर भाग गए थे। टाउन के लगभग 1/4 घर टूट गए थे। ज्यादातर विलेज के नॉर्थ पार्ट में हुआ। टूटी हुई बिल्डिंग्स ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें किसी अजीब फोर्स ने खींचकर अलग कर दिया हो, क्योंकि हर टूटे घर के बीच में काफी गैप था। ईस्ट, साउथ और वेस्ट की ज्यादातर बिल्डिंग्स अभी भी सेफ लग रही थीं। कुछ घर बस थोड़े डैमेज हुए थे, जहां दीवार पर छोटी दरारें थीं, पर वो टूटने की हालत से बहुत दूर थे। अर्थक्वेक और जमीन की दरारों के असर की वजह से पानी और बिजली सब बंद हो गए थे। 3 अनलकी लोग थे जो जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। 10 दूसरे घायल थे। शुक्र है सब कुछ धीरे धीरे हुआ, जिससे लोगों को खतरे से बचने के लिए काफी टाइम मिल गया। बस वो लोग जो बहुत गहरी नींद में थे, वो टाइम पर अपना घर नहीं छोड़ पाए, इसलिए बुरा हुआ। लेकिन ये विलेज के लोगों में डर फैलाने के लिए काफी था। ऐसी चीजें पहले कभी नहीं हुई थीं, खासकर जब लोग फ्यूचर के बारे में और भी ज्यादा अनसर्टेन हो गए, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगने लगा कि उनकी लाइफ अब उनके अपने हाथों में नहीं है, तो डर और बढ़ गया। किसे पता था कि अगली दुनिया कैसी दिखेगी, चाहे वो लगातार गड़बड़ वाली हो या एक अच्छी सोसाइटी हो जो और भी ज्यादा एडवांस्ड बन गई हो। कोई भी दुनिया को वैसा नहीं देखेगा जैसा वो आज देखते थे। कुछ भी पक्का नहीं था, इसलिए सब कुछ बहुत अजीब और डरावना हो गया था। आंसू और चीखें ही अब लोगों के डर को दिखाने का तरीका नहीं थे। ये उनकी हिम्मत का टूटना और फ्यूचर के लिए खत्म होती उम्मीद थी, जो धीरे धीरे उन्हें ठीक से पागल बना रही थी। पानी, बिजली और कम्युनिकेशन सब बंद हो गए थे। वो बाहर की दुनिया से कट गए थे, इसलिए ऐसा लगता था कि किसी भी रेस्क्यू टीम का तुरंत हेल्प के लिए आना इम्पॉसिबल था। किसी को बाहर की दुनिया की सिचुएशन नहीं पता थी। क्या वो भी ऐसी ही हालत में थी या और भी ज्यादा खराब? डरो मत और घबराओ मत, बस कुछ घर ही गिरे हैं। जो नहीं गिरे हैं वो हमारे रहने के लिए काफी होंगे। पावर की कमी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे टाउन के पास एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो बहुत जल्दी यूज में आएगा, और पानी की कमी के लिए हम अपने पुराने कुओं से काम चला सकते हैं। वो हमें महीनों तक काफी पानी देंगे। चूफेंग ने ग्रैंडपा जाओ को बुलाया ताकि वो एक अनाउंसमेंट करके विलेज के खराब माहौल को शांत कर सकें। ग्रैंडपा जाओ की विलेज में बहुत इज्जत थी। उनका जबरदस्त काम, उनका एक हथियारों का वर्कशॉप होना और उनका अच्छा पर पक्का नेचर, इन सब ने उन्हें वो रिस्पेक्ट दिलाई थी जिसके वो लायक थे। चूफेंग अपने घर वापस आया। ये किंगयांग टाउन के ईस्ट साइड में था, इसलिए अर्थक्वेक ने उसकी मजबूती पर ज्यादा असर नहीं डाला। दीवारों पर बस कुछ दरारें दिख रही थीं, और किसी से भी घर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। येलो ऑक्स अपने ईस्ट की तरफ आसमान की खाली जगह में देख रहा था। उसकी आंखों में एक हल्की गोल्डन लाइट की चमक थी। वो एक्साइटेड लग रहा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चूफेंग ने पूछा। येलो ऑक्स ने जवाब नहीं दिया, वो चुप था। अगले कुछ दिनों में टाउन बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गया था। ये अब तक की सबसे सेफ जगह मानी जा रही थी। सिटी में पूरी सिक्योरिटी पक्की करने के लिए हर तरह के सेफ्टी उपाय किए गए थे। इमरजेंसी में सबसे अच्छे और सबसे तेज रिस्पॉन्स के लिए हर तरह के प्लान भी रेडी थे। ये पिछली 6 राजाओं की कैपिटल सिटी रह चुकी थी, और शायद इसका कोई रीजन था। जब पूरी दुनिया इन लगातार मुसीबतों की वजह से उलटी पुलटी हो गई थी, शुनफेंग सेफ रहा। सिटी फैलने वाले जोन के किनारे पर थी, जिसका मतलब था कि वहां की किसी भी चीज पर थोड़ा भी असर नहीं हुआ था। ये जानकर चूफेंग का मन शांत हो गया। उसने उन्हें तसल्ली दी और पक्का किया कि वो जल्द ही उनके पास आएगा। क्या तुम अभी भी ठीक हो, चूफेंग? ओह माय गॉड, हमारा विलेज 2 हिस्सों में बंट गया है, और हमारी जगह के ठीक पास 2 पुराने और अजीब दिखने वाले माउंटेन्स हैं। वो इतने बड़े हैं कि सीधे बादलों में जा रहे हैं, और मुझे उनकी बाउंड्रीज भी नहीं दिख रही। जो क्वान ने उस दिन बाद में चूफेंग को कॉल किया। वो दुहक में रो रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। गैस करो मैंने क्या देखा? एक बड़ा मेंढक। हे भगवान, वो चीज एक चक्की के पत्थर जितनी बड़ी थी, और वो एक एलिफेंट को निगल रहा है। जो क्वान अपनी बात में बस बड़बड़ा रहा था। वो टेंशन में रोते और चिल्लाते हुए उलटी सीधी बातें बोल रहा था। आखिर में चूफेंग को जो क्वान की बड़बड़ाहट समझ आ गई। उस रात जब वो बस से उतरे थे, तब जो माउंटेन रेंज निकली थी, उसमें हर तरह के अजीब जानवर दिख रहे थे। चूफेंग अपने टेलीस्कोप से हर तरह के जानवरों को देख रहा था। जो क्वान ने एक बार एक चक्की के पत्थर के साइज का मेंढक देखा था। वो दूसरे सभी जंगली जानवरों का शिकार कर रहा था। एक बार तो उसने एक एलिफेंट को भी पकड़ लिया और फिर उसकी हड्डियों और मीट को चबा गया। उनके कॉल के बाद चूफेंग विलेज में एक लंबी, सोचने वाली वॉक पर गया। अगर ये सारे खतरनाक जानवर बाहर आ गए तो दुनिया में गड़बड़ हो जाएगी। उम्मीद है वो हमेशा अपनी असली जगह पर ही रहेंगे, चूफेंग ने सोचा। फिर वो जल्दी से इंटरनेट सर्फ करने गया, इससे पहले कि उसका एक्सेस फिर से चला जाए। दुनिया में हर जगह एक बड़ा बदलाव हो चुका था। बहुत लोग डरे हुए थे, काफी सारे रो पड़े।
ये वो दुनिया नहीं थी जिसे वो जानते थे। शांति अब नहीं थी। लोग एक तूफान की शुरुआत को सूंघ सकते थे और एक डर के राज का जमाना आ गया था। घर और बिल्डिंग्स बड़े लेवल पर गिर गए। इस प्रोसेस में कुछ लोगों ने अपनी लाइफ खो दी। अब हर किसी को एहसास होने लगा था कि हर सिटी और टाउन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पूरी दुनिया में ये एवरेज 10 गुना ज्यादा थी और इसका मतलब था कि पूरी दुनिया का एरिया कम से कम 100 गुना बढ़ गया था। कुछ लोग रोए और चिल्लाए। उन्हें लगा कि अर्थ किसी दूसरी डरावनी दुनिया से जुड़ गई थी। कुछ ने ये भी कहा कि ये असल में जमीन का असली फेस था, पुरानी जमीन का एक बहुत बड़ा एरिया जो पहले जमीन के बहुत नीचे दबा हुआ था और वो आज तक बाहर नहीं आया था। कुछ पल के लिए पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी पर ज्ञानी लोगों के बीच लगातार बातें और खोज हो रही थीं। पूरे देश में बेचैनी फैल गई। बहुत सी अजीब घटनाओं की फोटोज बार बार वेब पर रिपोर्ट हो रही थीं। सुनने में आया कि कई जाने माने माउंटेन्स और लेक्स पर अच्छी चीजें दिखीं। जादुई पेड़ फूलों से खिलते देखे गए। खास पानी सूखी नदी में बहने लगा। कुछ लोग तो उन फूलों और पानी के लिए छीना झपटी करने भी गए। सब एक साथ पहुंच गए जैसे पहले से प्लान किया हो। इससे बहुत लोगों को शौक लगा और शक हुआ। पिछले कुछ दिनों से येलो ऑक्स काफी चुप था। वो अक्सर आंगन के बीच में खड़ा रहता, ऊपर खाली जगह में देखता रहता, जैसे वो किसी अनदेखी पर जरूरी चीज के लिए फिक्र दिखा रहा हो। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक्साइटमेंट और जोश का साफ मिक्सचर था। वो बछड़ा अभी एक सोई हुई हालत में था। वो इंतजार कर रहा था, उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसकी असली आत्मा जाग सके और उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जादुई पावर बाहर ला सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल फैंटेसी नोवेल एक्सप्लेनर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।